हाँ, राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने जो है डिमांड पे जो है आप लोग के सामने जो है साइंस की यानी कि बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 यानी कि कोशिका यानी कि सेल जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड एग्ज़ाम 2025 देना चाहते हैं यानी कि 2025 इंट्रेंस एग्जाम देकर 100 अंक पार करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जो है वॉच करेंगे। चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हर कोई का अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो मेरा कुछ अलग हटके तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो है आप लोगों को एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद जो है एमसीक्यू कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक क्या है आज का, तो कोशिका यानी कि सेल है। प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करके कंटिन्यू जो है बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के प्रत्येक वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला सेशन जो है आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग के सामने यहाँ सबसे पहले दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि जीव विज्ञान जो है किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं कि जीव विज्ञान जो है हम किसे कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बताइए यस या नो, कि जीव विज्ञान जो हम किसे कहेंगे। जीव विज्ञान जो है किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान किसे कहेंगे कि यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का समस्त अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें जो है हम महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, जिसमें जो है जीवधारी, यानी जीवधारी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीवधारी का अर्थ होता है हमारा क्या, सजीव। जीवधारी का अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सजीव होता है। तो सजीव कौन होता है, जो श्वसन क्रिया करे, जो क्या करे, श्वसन क्रिया करे। क्या करे, जो श्वसन क्रिया करे, और जिसमें जो है प्रजनन करने की क्षमता हो, प्रजनन करने की क्या हो, क्षमता हो। ओके, प्रजनन करने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और सजीव जो है किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है जीवधारियों के अंतर्गत आता है। यानी कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान में, जीवधारियों का कर रहे हैं और समस्त अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीवधारियों का समस्त अध्ययन को हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। अब जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं। जीव विज्ञान कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। इससे पहले जो है हम लोग जान लेंगे कि सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव कहेंगे। जीव विज्ञान में 2 पार्ट मौजूद रहता है हमारा, एक निर्जीव का और दूसरा हमारा होता है किसका, सजीव का। तो आप लोग जो है ऑलरेडी देख लिए होंगे कि सजीव किसे कहेंगे, तो जो श्वसन क्रिया को और प्रजनन करने की क्षमता रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। और निर्जीव क्या होता है, ना यह श्वसन क्रिया कर सकता है ना यह प्रजनन क्रिया कर सकता है, तो वह हमारा क्या बन जाता है, तो वह हमारा बन जाता है निर्जीव। ओके, अब हम देखेंगे कि सजीव के जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं। तो जीव विज्ञान के जो है 2 भाग जो है आपको देखने को मिलेंगे। कितने भाग देखने को मिलेगा, 2 भाग जो है आपको देखने को मिलेगा। पहला हमारा होता है क्या, पादप जगत, और दूसरा हमारा होता है जंतु जगत। यानी आप इसे बोल सकते हैं पादप और इसे हम बोलेंगे जंतु। यानी कि 2 भाग होते हैं जीव विज्ञान के, एक पादप होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, जंतु होता है। अब आप बोलेंगे कि सर पादप के अंतर्गत क्या आता है और जंतु के अंतर्गत क्या आता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि पादप उसे बोलते हैं, पादप किसे बोलेंगे, तो पादप जो हम बोलते हैं क्या, पेड़ और पौधे को। किसे बोलेंगे हम, पादप, पेड़ और पौधे को हम क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। और पेड़ पौधा हमारा क्या होता है, तो पेड़ पौधा हमारा होता है स्वपोषण। क्या होता है, स्वपोषण होता है। यानी कि जो स्वयं अपने भोजन का क्या करे, संश्लेषण करे, स्वयं भोजन अपने आप खुद ही संश्लेषण करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ये पेड़ पौधे जो है किसी की सहायता नहीं लेता है अपने भोजन के निर्माण में। इसके सारे प्रोसेस को जो है हम समझेंगे। उसके बाद जंतु पोषण में, तो जंतु में जो है सारी चीज जो है यहाँ पे मौजूद है। जितने भी सजीव होते हैं वो सभी जो है जंतु के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो है हम बात करेंगे सबसे पहले कि अब जो है यहाँ जंतु के बाद जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपसे कि अब जो है इसके जो है महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है। देखेंगे जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि जीव विज्ञान का जो है जनक जो है किसे कहते हैं, यानी फादर्स ऑफ बायोलॉजी।
आप लोग जानते होंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोलते हैं हम अरस्तु को बोलते हैं। और अरस्तु जी ने जो है जीव विज्ञान का खोज कब किया था, तो याद रखेंगे 384 से 322 ईसा पूर्व जो है अरस्तु जी ने जो है जीव विज्ञान का खोज किया था, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। तो क्लियर हो गए होंगे कि जीव विज्ञान का फादर किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे अरस्तु को कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो है आप याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे, लिनियंस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो लिनियंस को कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता हमारे होंगे लिनियंस। इस चीज को जो है आप जरूर याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है जीव विज्ञान आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि जीव विज्ञान जो है किसे कहते हैं। तो इसके 2 भाग जो है आपको याद रखना होगा कि इसके 2 भाग होते हैं, हमारा पादप जगत और हमारा जंतु जगत। तो इस चीज क्लियर हो गया होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अगर चाहते हैं आप कि आप बेस्ट करें इस एग्जाम में, तो आपके लिए जो है सुनहरा ऑफर है। इस सुनहरा ऑफर को जो है आपको गंवाना नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, यानी कि जनक किसे कहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे थियोक्रेटस को जो है वनस्पति विज्ञान का जो है हम पिता कहते हैं। अब हम आएंगे महत्वपूर्ण भाग पे, तो यानी कोशिका, यानी कि कोशिका का इंग्लिश होता है हमारा सेल। सेल किसे कहते हैं, यानी कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका क्या है, तो कोशिका जो है हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है और कोशिका से ही हमारा शरीर जो है निर्मित हुआ है। अब देखेंगे कोशिका के बारे में अगर हम चर्चा करें आपसे, तो देखिए कोशिका से पहले जो हम जानेंगे कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर कितने तत्व से मिलकर बना है, कितने तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, हमारा शरीर जो है कितने तत्वों से जो है मिलकर बना है, तो आप लोग जो है याद रखेंगे कितने तत्व मिला है, तो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर जो है बना है। पहला याद रखेंगे कि वायु, पहला क्या होगा हमारा वायु, उसके बाद हमारा होगा क्या अग्नि, ठीक है, उसके बाद हमारा होगा आकाश आकाश, वायु, अग्नि, धरती, ठीक है, वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, और हमारा यहाँ पे क्या हुआ धरती हुआ। ठीक है, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, और यहाँ पे वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, धरती हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, और जो है यहाँ पे एक चीज मिस कर रहा हूं मैं, वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, धरती हो गया, आग और पानी, आग पानी, हाँ, धरती या पानी। ठीक है, ये 5 चीजों से जो है हमारा शरीर मिलकर जो है निर्मित हुआ है। ठीक है, अब जो हम ध्यान देंगे यहाँ पे अगला कि कोशिका का जो है खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज हमारा जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कितने सन में किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को जो है आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। आगे जो है पॉइंट पे ध्यान देंगे, कोशिका जीवन की सबसे छोटी किरणात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव के लिए उत्पत्ति की कोशिका से होती है, यानी कि हमारा जो है शरीर किससे निर्मित हुआ है, तो कोशिका से निर्मित हो गया है। कोशिका के जो है यहाँ पे डिफिनेशन है कि किरणात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट करके जो है आप जवाब देंगे। ओके, चलेंगे नेक्स्ट। हम जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारे सामने यहाँ मौजूद है कि देखेंगे कि 2300 से अधिक विभिन्न कोशिका प्रकारों की सूचीबद्ध करती है, यानी कितने प्रकार के जो है कोशिका हमारे मौजूद हैं, तो 2300 प्रकार के, इसे याद रखेंगे। तो 2300 यानी कि 2300 2300 विभिन्न प्रकार के कोशिका जो है मौजूद है।
आप लोग के लिए जो है नया मिलेगा बिल्कुल कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका तो जो है आप लोग याद रखेंगे कि सूचीबद्ध में जो है 2300 कोशिकाओं का जो है सूचीबद्ध किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ देखेंगे कोशिका का कार्य। कोशिका का कार्य क्या होता है? तो यह जीव में पोषण तत्व, इलेक्ट्रोलाइट या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न पदार्थों के लिए परिवहन प्रणाली की तरह कार्य करता है। तो परिवहन का अर्थ क्या होता है? कि परिवहन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है क्या करना, पहुंचाना, यानी इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? हमारा परिवहन कहलाता है। और परिवहन का कार्य कौन करता है? तो हमारा जो है कोशिका करता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? तो पोषक तत्व होता है। और पोषक तत्व में क्या हमें मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा, खनिज मिलेगा, विटामिन मिलेगा, अनेक सारे पदार्थ जो है हमें मिलेंगे और वही हमारा बन जाता है क्या? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइट जरूरी होता है हमारे लिए, और हमें जीवित रखता है कौन? तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारे शरीर में विषैले गैस उत्पन्न होते हैं वह जो है शरीर से बाहर निकलता है, तो वह होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यह हमारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को जो है आप याद रखेंगे कि कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। तो कोशिकाओं का कार्य जो है हमारा होता है क्या? पोषण तत्व। कोशिकाओं का कार्य होता है हमारा क्या? पोषण तत्व, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न पदार्थ का परिवहन प्रणाली की जो है कार्य करता है, वह होता है हमारे कोशिका का कार्य। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अगले पॉइंट कि कोशिकाओं के दो अलग अलग प्रकार होते हैं। तो कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? इसको आ रही, हाँ, कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकोरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार होंगे? तो कोशिका के दो प्रकार, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकोरियोटिक कोशिका होता है। यहां तक क्लियर होगा? यस या नो में जो है जवाब आप मुझे शेयर कर देंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने यहाँ मौजूद है कि शरीर में जो है लगभग 6 से 90 ट्रिकल सेल बना होता है। अब देखेंगे हमारा शरीर जो है कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो याद रखेंगे 60 से 90 ट्रिलियन सेल से बना होता है। कितने सेल से? यह इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ा सा जो है हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। तो हमारा शरीर जो है कितने जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो याद रखेंगे 60 से 90 ट्रिलियन सेल से मिलकर जो है बना होता है। ओके, यहां तक क्लियर होगा? आगे पॉइंट जो है हमारे सामने यहां मौजूद है कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के सबसे छोटी कोशिकाएं जो है कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। इस चीज को याद रखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका हमारी माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक में है कि मानव मस्तिष्क का लगभग 86 बिलियन तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। यानी कि हमारा जो यह मस्तिष्क दिख रहा है ना, कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो 86 बिलियन तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। 86 बिलियन तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा मस्तिष्क। 86 बिलियन तंत्रिकाओं से मिलकर जो है बना होता है। इस चीज को जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ अगला पॉइंट है कि एक औसत मानव आंख में लगभग 9 करोड़ सलाएं होती है। यानी कि हमारे आंख में जो है व्हाइट सी धरी जो है आपको दिख रही है, वह धरी कहलाती है हमारी क्या? सलकाएं। और सलकाएं कितने हमारे शरीर में मौजूद होती हैं आंखों में? तो 9 करोड़। 9 करोड़ सलकाएं जो है होती है हमारी
आंखों में। तो हमारी आंखों में जो है कितनी करोड़ शलिकाएं पाई जाती है? तो 9 करोड़ शलिकाएं पाई जाती है। यस इज इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी जो है यूट्यूब पे जो है आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है देता हूं मैं, क्योंकि एक एक चीज जो है आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा, ताकि जो है आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो सके। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। चलेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है हम मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे सामने है न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, जो मनुष्य के सबसे लंबी जो है कोशिका होती है। यानी कि न्यूरॉन्स यानी समझते हैं तंत्रिका तंत्र, इसको हम बोलते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो होता है यह हमारे शरीर के सबसे लंबी जो है कोशिका होता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर से सबसे लंबी कोशिका जो है मौजूद होता है। यूं आकार का आपने देखा होगा क्लास 9 10 में ऐसा बना होता है। ठीक है, ऐसा बना होता है। तो यही हमारा शरीर का क्या है? तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमें जो है सूचना आदान प्रदान करने में सहायता देता है। हमें हर चीज क्रिया करने में यही कार्यरत होता है। तो यही हमारा बनता है क्या? तंत्रिका तंत्र। हाँ, तंत्रिका तंत्र होता है, और यह मनुष्य के सबसे लंबी जो है कोशिका होता है। सबसे शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका जो पूछा जाए कि न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, जो मनुष्य के सबसे लंबी कोशिका में से एक है, तंत्रिका तंत्र। माइक्रोप्लाज्मा गैल्सियम का सबसे छोटी कोशिका है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, तो याद रखेंगे माइक्रोप्लाज्मा गैल्सियम सबसे छोटी कोशिका में से है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटी कौन है? माइक्रोप्लाज्मा गैल्सियम कम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि राइबोसोम कोशिकाओं का इंजन है, क्योंकि कोशिका के सभी प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिका के कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ जो है आप लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम जो है यह जो है कोशिकाओं का इंजन है। राइबोसोम जो है कोशिकाओं का क्या है? इंजन है। राइबोसोम जो है कोशिकाओं का इंजन कहा जाता है। राइबोसोम कोशिकाओं का इंजन कहा जाता है। राइबोसोम कोशिकाओं का इंजन कहा जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। और यह जो है प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और राइबोसोम जो है कोशिका का क्या कहलाता है? इंजन कहलाता है, जो पूरे शरीर में जो है यह कार्य करता है। तो यहां तक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर आप जवाब हमें देंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे सामने है। अब देखेंगे केंद्रक। कोशिका में जो है एक केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक जो है क्या होता है, इस चीज को देखेंगे कि केंद्रक कोशिकाओं के माध्यम से होता है। यह एक तरह से कोशिका को प्रबंधक का कार्य करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के केंद्रक का खोज जो है किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। आप मत लगाइएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। कोशिका का खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और यहाँ कोशिका केंद्रक की बात हो रही है। कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है, या कोशिका हुआ है, इसमें जो ये केंद्रक पाया जाएगा, इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को जो है इंपॉर्टेंट बनाकर जो है नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम राइबोन्यूक्लियस एसिड नाम अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। अब देखेंगे राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण है। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है, जो एक स्थान प्रदान हमेशा करता है। और इसका पूरा नाम याद रखेंगे, राइबोन्यूक्लियस एसिड नामक इसका नाम है। राइबो न्यूक्लियस एसिड नामक अम्ल जो है क्या करता है? बनाता है। यह अम्ल कौन बनाता है? राइबोसोम कौन सा अम्ल बनाता है? तो आप याद रखेंगे कि राइबो न्यूक्लियक एसिड
ठीक है, यह जो है अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल ये बनाता है? तो याद रखेंगे राइबोन्यूक्लियस एसिड जो है यह अम्ल बनाता है। कौन? तो राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का जो है कार्य करता है। अब उससे देखेंगे कि राइबोसोम का जो है खोज किसने किया था? तो राइबोसोम जो है 1953 ईस्वी में खोज हुआ था। इसके खोजकर्ता कौन है? तो रॉबिन्स एंड ब्राउन जी हैं। रॉबिन्स एंड ब्राउन इसके क्या हैं? खोजकर्ता हैं, यानी कि जनक है। रॉबिन्स ब्राउन इसके क्या है? जनक है, यानी जन्मदाता है, यानी पिता है। कौन? रॉबिन्स ब्राउन। इन्हें कब किया था? तो खोज 1953 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। तो यहां तक इस टॉपिक में कोई भी अगर दिक्कत हो मुझे कमेंट करके जरूर एक बार जवाब देंगे आप। चलेंगे माइक्रोकांडिया के बारे में अब देखेंगे हम लोग कि माइक्रोकांडिया क्या कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम याद रखेंगे 1886 ईस्वी में की गई थी। माइक्रोकांडिया की खोज किसने की थी? 1886 ईस्वी में की अल्टमेन ने। अल्टमेन ने 1886 ईस्वी में जो है किसकी खोज की थी? माइक्रोकांडिया की थी। और माइक्रोकांडिया जो है हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माइक्रोकांडिया, इसके बारे में विस्तार ढंग से आपको पढ़ाएंगे। तो माइक्रोकांडिया की खोज सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? तो अल्टमेन ने किया था। इसको याद रखेंगे। देखिएगा माइक्रोकांडिया, फिर माइक्रोकांडिया की बात आ जाए। माइक्रोकांडिया में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अब आपसे पूछेगा कि माइक्रोकांडिया में किस चीज का ऑक्सीकरण होता है? कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। याद रखेंगे माइक्रोकांडिया में कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है, जिससे काफी मात्रा में जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे शरीर से ऊर्जा जो है खपत हो रही है, उससे भरपाई कौन करता है? इससे पूर्ति कौन करता है? तो माइक्रोकांडिया करता है। आपके हर छोटे बड़े कार्य में सहायता कौन प्रदान करता है? तो माइक्रोकांडिया करता है। इस चीज को आप याद रखें। आपके पूरे शरीर में सहायता प्रदान करने वाला क्या है? तो माइक्रोकांडिया ही है। क्योंकि माइक्रोकांडिया के बिना जो है हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक पल भी आगे हम जा नहीं सकते हैं, ना कोई कार्य जो है हम कर सकते हैं। क्योंकि जो है यह क्या करता है? ऑक्सीकरण का निर्माण करता है। और ऑक्सीकरण का निर्माण करेगा तो हमें क्या मिलेगा? तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यही जो है हमारा माइक्रोकांडिया का कार्य होता है। अब देखेंगे कि माइक्रोकांडिया में कोशिका को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस का अर्थ तो आप ऑलरेडी जानते होंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप जो है विद्युत देखे होंगे। और विद्युत भी एक जगह इकट्ठा करता है कौन? पावर हाउस। और पावर हाउस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक जाके इकट्ठा होता है और वहां से जो है डिस्चार्ज होता है। तो हमारे यहाँ आपके यहाँ जो है विद्युत आता है। तो इकट्ठा करना यानी कि समूह को जो है एक जगह इकट्ठा करके सप्लाई करना क्या कहलाता है? पावर हाउस कहता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी देता है कौन? माइक्रोकांडिया। और ऊर्जा प्रदान करने के बाद सप्लाई कर देता है कौन? हमारा माइक्रोकांडिया। क्योंकि हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? माइक्रोकांडिया होता है। ओके, चलेंगे भाई। अब आगे जो है हम पॉइंट पे जो है नोट करेंगे। इसको आगे पॉइंट को जो है हम एक बार रीड करते हैं। फिर से कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट जो है कमेंट करेंगे। चलिए आगे हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। यहां से देखेंगे लाइबोसोम। लाइबोसोम क्या कहलाता है? तो इसकी खोज जो है डी बुले नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइबोसोम 29। हाँ, लाइबोसोम जो है की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने की थी। अब यह कब की थी? इसकी जो है अनुमानित संख्या नहीं दी गई है कि कब की गई थी। तो लाइबोसोम याद रखेंगे कि खोज जो है किसने की थी? डी बुले ने की थी। उसके बाद यह सूक्ष्म और इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका मुख्य कार्य बाहरी पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना है। आत्महत्या की थैली भी जो है इसे हम कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली जो है किसे कहेंगे? ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आत्महत्या की थैली जो है किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो है याद रखेंगे कि लाइबोसोम को कहते हैं। एक चीज यहां से आपको देखने को मिलेगा कि आत्महत्या की थैली जो है किसे कहेंगे? तो आत्महत्या की थैली जो है हम लाइबोसोम को कहते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। ये आपसे नहीं पूछेगा किससे जो है घिरी होती है, कौन सी थैली होती है, क्या कार्य करता है,
है, ये आपसे नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी सकता है तो लाइबोसोम जो है क्या करता है, पाचन का कार्य जो है पूरा करता है। ये भी जो है आप नोट कर सकते हैं। एक छोटे छोटे जो है आप पार्ट्स जो है बना लेंगे नोट्स टाइप के, ताकि जो है आप जब 2025 में एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब देखेंगे कि डीएनए क्या होता है। इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड होता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह आपसे पूछेगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो यह भूल जाएंगे। याद रखेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, इसमें डीऑक्सी ऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जिसमें बेस एडिसिन, ग्वाइनिन, थाइमिन एवं राइबोसिन होते हैं। यह जो है थोड़ी सी हाई लेवल की है, लेकिन इसे आपको याद नहीं रखना है। इसे याद रखना है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ देखेंगे डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे कि डीएनए हमारा करता है। अगर फिगर की जहां हम बात करें तो फिगर में हम चलेंगे तो डीएनए की संरचना की जैसे हम बात करें आपसे, तो डीएनए की संरचना जो है कैसी होती है देखेंगे। आप जो है क्लास 12th में पढ़े होंगे। यूं देखो, बिल्कुल सिंपल में बनाऊंगा, कोई परेशानी जो है आपको नहीं होगी। यूं ऐसे जो है डीएनए की फिगर होती है। अब यह कब क्रिया करता है इसको जो है हम ध्यान देंगे। आप जानते होंगे जनन आपने पाठ पढ़ा होगा कि जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है लैंगिक, दूसरा होता है हमारा अलैंगिक। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है जिसमें जो है हमारा क्या मौजूद होता है, नर और मादा। तो नर और मादा जब वो आएगा तो उस समय का निषेचन होता है। जब दोनों पार्टनर एक समय जुड़ते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो है हमें भी जानना नहीं है, आप लोगों को बताना भी नहीं है। हमें इसलिए नहीं बताना है क्योंकि अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक पे है हम उसी टॉपिक पे जो है बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें जो है डीएनए होगा और डीएनए के जस्ट बगल में हमारा क्या होता है, कोशिका होता है। और कोशिका में क्या पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो हमारा क्रोमोसोम होता है। यूं एक्स आकार का जो है क्या मौजूद होता है, हमारा क्रोमोसोम मौजूद होता है। और ये क्रोमोसोम किससे जुड़ा होता है, तो यह क्रोमोसोम जो है हमारा डीएनए के साथ जो है जुड़ा होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि डीएनए में क्या है, एक आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता, डीएनए क्या है, एक आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता डीएनए क्या है, एक हमारा आनुवंशिकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह कार्य करता है। कब कार्य करता है, तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है यह हमारा कार्य करता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज के दौरान जो है यह क्या करता है, कार्य करता है। युग्मनज के दौरान जो है यह कार्य हमारा करेगा। अब देखेंगे जब जो है ये निषेचन क्रिया होता है, जब यह निषेचन क्रिया होता है यानी कि युग्मनज की क्रिया जो है संपन्न होता है, तो यह डीएनए जो है ऐसे राउंड घूमता है। ऐसे राउंड घूमता है, यानी कि आम भाषा में इसे बोलेंगे, कभी यह टूटता है, कभी यह क्या होता है, टूटता है, तो कभी यह क्या होता है, बिखरता है, कभी बिखरता है, तो कभी यह आपस में मिलता है। कभी जो है आपस में क्या होगा, आपस में मिलेगा। ठीक है, तो कभी यह आपस में क्या होगा, टूटेगा, बिखरेगा, फिर जो है मिलेगा। तो यह जो है राउंड होता है। और क्रोमोसोम जो है एक औरत से एक औरत जो मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें जो है ये प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उनके गुण के अनुसार जो है जन्म हो जाता है। तो यही हमारा कहलाता है डीएनए का कार्य। ठीक है, अब जो है आगे हम यहाँ पे थे जहां पे हम डीएनए पे थे। हाँ,
डीएनए जो है यहाँ थे, तो यहाँ जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं को जो है क्या करता है, संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे दो चीज जो है आपको याद रखना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस होता है, और दूसरा डीएनए क्या होता है, अनुवांशिकता होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे जो है अब जो है यहाँ हम देखेंगे कि सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था, तो डीएलएड में बोल रहा हूँ, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स जो है डबल इंजन किसने दिया था, तो डबल जो है हेलिक्स मॉडल ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखेंगे कि आरएनए क्या होता है, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लियस एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लियस एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लियस एसिड होता है। इसकी संरचना डीएनए जैसी है, केवल बेस अंतर होता है। आरएनए में जो है थाइमिन तथा यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो आरएनए में माय डियर स्टूडेंट क्या पाया जाएगा, तो आरएनए में जो है क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल बेस पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो यह जो है आज का सेशन आप लोगों के सामने रहा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। अब जो है आप लोगों को जो है क्लास में स्टार्ट कर दिया हूं। अब क्लास जो है आपको जो है कंटिन्यू, एक वीडियो तो कंटिन्यू जो है देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरे साथ 2025 बैच को ज्वाइन करेंगे, और जो है सहकारी कॉलेज में आसानी से जो है दाखिला पा सकते हैं। तो चलेंगे, कल मिलते हैं फिर नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।